जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और दोस्तों ऐसा ही पेपर है ना, वो आपका रियल पेपर होने वाला है, तो आपको देखना है आज के पेपर को, क्योंकि एक रियल पेपर है जो आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, जो पिछले सालों में पेपर हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा कि हमने जो क्वेश्चन करवाए हैं, जो पेपर करवाए हैं, उनमें थोड़ा बदलाव सभी में देखने के लिए मिलता है। और इसके साथ आपको यह भी पता चलेगा कि जो हम हिंदी की क्लासेज करवा रहे हैं उनसे आपको कितना फायदा पेपर में पहुंचने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। आपको इसको एक टेस्ट की तरह लेना है। ठीक है, इजी रहने वाला है और आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी है। जितने क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओ, आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, और 25 क्वेश्चंस का ये आपका टेस्ट होने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन होने वाला है। तो देखिए कि क्लास स्टार्ट करें उससे पहले कि एक दिन में नहीं होगा, लगे रहोगे तो एक दिन जरूर होगा। मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एक दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पेपर हो जाए, मैं सिलेक्शन ले लूं। तो ऐसा नहीं होगा। आपको पेपर तक कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, आपको पेपर तक लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना, आपको पेपर तक मेहनत करनी है, किसी भी दिन आपको मेहनत छोड़ना नहीं है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या है, आपके मुहावरे और लोकोक्तियां दी हुई है, उनका अर्थ हमें बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। समझ रहे हो, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब क्या होता है कि जो बोला जाता है ना कि आधा जल भरा हुआ है वो छलकता रहता है, छलकता रहता है मतलब बिखरता रहता है। इसलिए बोला जाता है कि अधूरा ज्ञान खराब होता है। कहने का मतलब यह है कि अधूरा ज्ञान है ना, वो बहुत ही डेंजरस होता है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका कि अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, क्योंकि जिसको ज्ञान तो बहुत कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिसको ज्ञान तो बहुत कम है लेकिन वो दिखावा बहुत ज्यादा करता है कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमानी और ज्ञानी हूं। और आप एक बात नोट कर लेना, कोई भी बुद्धिमान ही होता है ना, वो ये नहीं बताता कि मैं इतना ज्यादा ज्ञानी हूं, क्योंकि वो उसको पता होता है कि मैं एक लर्नर हूं, मैं सीखता रहता हूं और अपना जो ज्ञान है वो देता रहता हूं। ठीक है, तो जो अध जल गगरी छलकत जाए का मतलब यही होता है। अध जल मतलब आधा भरा हुआ है लेकिन छलकता बार बार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मैं स्टूडेंट यहाँ पर देखता हूं, अभी कुछ ही दिन हुआ है, उनको 1 वीक ही हुआ है तैयारी करते हुए, लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी समझने शुरू कर चुके हैं। तो फिर वो क्या रहते हैं, वो छलकते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको मेहनत करते रहना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। अपने आप को ज्ञानी मत समझना, अपने आप को मूर्ख समझना। ठीक है, क्योंकि मूर्ख और पागल व्यक्ति है ना, वही सफलता पाता है कंपटीशन एग्जाम में। मूर्ख बन के रहो, सीखते रहो। ठीक है, जितना सीख सकते हो ना सीखते रहो। ये समझ लो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सीखना है, जितना मैं सीख सकता हूं मुझे सीखना है, वही व्यक्ति है वो सफलता प्राप्त करता है। अगला देखिए, इसमें भी हमें वही बताना है, आगे नाथ न पीछे पगा। क्या है कि आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब कि बोला जाता है ना, गांव की भाषा में बोला जाता है कि उसके तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो वही मतलब है कि आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब उसके आगे भी कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी तरीके की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आंसर हो जाएगा। आगे नाथ ने पीछे पगा का मतलब होता है कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो आजाद है। ठीक है, मतलब ऐसा ही है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, घूमता फिरता रहता है बेवजह से। तो समझ रहे हो, तो आगे नाथ ने पीछे पगा का मतलब होता है कोई भी जिम्मेदारी का न होना, आगे पीछे कुछ भी ना होना। आगे चलते हैं, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। समझ रहे हो कि जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। आपको पता है कि आपको अगर बटन लगाना है, अपनी शर्ट का बटन लगाना है, तो वहां पर सुई की ही आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर तलवार से आप बटन नहीं लगा सकते। बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब है कि हर एक छोटी चीज है ना, उसका अपना महत्व होता है, हर एक बड़ी चीज है उसका अपना अलग महत्व होता है। तो सभी का अलग अलग महत्व होता है। अब कुछ स्टूडेंट बोले हम तो सिर्फ मैथ की तैयारी करेंगे, हम तो हिंदी की तैयारी नहीं करेंगे, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हिंदी वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, मैथ अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। बात समझ गए, तो इसका मतलब यही है कि जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। तो इसका मतलब क्या है कि छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मतलब कि जो छोटी वस्तु है उसको बड़ी वस्तु से कमजोर नहीं समझना चाहिए। तुच्छ का मतलब होता है कम समझना। ठीक है,
कि कम नहीं समझना चाहिए उसको। जहां पर सुई काम आएगी वहां पर सुई ही काम करेगी, जहां पर तलवार काम आएगी वहां पर तलवार ही काम करेगी, जहां पर पेन काम आएगा वहां पर पेन ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप तलवार से लिखोगे, नहीं लिख सकते ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए आपने 3 क्वेश्चंस देखे अभी तक। 3 क्वेश्चंस आपके मुहावरे और लोकोक्तियों से पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, तो समझ रहे हो 3 क्वेश्चंस किससे आते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों से आते हैं। ठीक है, तो आगे की जो हमारी क्लास होगी उस जब मैं आपको करवाऊंगा तो समझ जाना कि यहां से 3 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। आगे देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है कि शुद्ध वाक्य है और 3 अशुद्ध वाक्य है। एक तो शुद्ध वाक्य है, 3 अशुद्ध वाक्य है, तो हमें शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य को क्या करना है, हमें चुनना है, तो हमें बताना है। ये लिखे हुए 4 ऑप्शन, इनमें से शुद्ध हमें बताना है। तो पढ़ते समय आपको याद आएगा, मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूं, नहीं, मैं दिल्ली पर सरिता विहार में नहीं, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूं, इस तरीके से होगा। तो किसमें है, मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूं, नहीं, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या हो जाएगा, मैं दिल्ली में, मतलब मैं दिल्ली में, मान लेते हैं आप सभी मान लीजिए कि मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूं, या आप जहां पर भी रहते हो उसकी सोच लीजिए कि मैं वहां पर रहता हूं, तो यही होगा ना कि मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूं, ये बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूं, पर नहीं होगा, ठीक है, पर तो होगा नहीं, तो इन तीनों में पर है, तो तीनों तो वैसे ही गलत हो गए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इसमें यही बताना था शुद्ध वाक्य कौन सा है। 3 तो अशुद्ध दिए गए हैं, 1 शुद्ध दिया गया है, तो शुद्ध हमें बताना है। और इससे भी कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी को आदमी बुला भेजो, गलत है, किसी को आदमी बुला भेजो, सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, किसी आदमी को बुला लो, समझ रहे हो, किसी आदमी को बुला लो, ये बोलने में अच्छा लग रहा है कि किसी आदमी को बुला लो, बिल्कुल करेक्ट है। आगे और देखते हैं, किसी आदमी को बुला डालो। ठीक है, आप भाई थोड़ी ना हो, भाई समझ रहे हो ना कौन से भाई की बात कर रहा हूं, जो होते हैं विलन वगैरह होते हैं, उसको बुला डालो, वो कर डालो। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बुला भेजो किसी आदमी को, ये तो नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा, किसी आदमी को बुला लो। और जब हम एक काम होता है किसी से तो बोल लेते हैं ना कि किसी आदमी को बुला लो। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं, जो हिंदी है ना वो आपसे रिलेटेड आएगी, जो हमारी जीवनचर्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी। हार्ड हिंदी आपको नहीं पूछी जाती। आगे देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, ये तो नहीं है। प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे, ये भी नहीं हो सकता, अच्छे से नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या बोला गया कि प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि जो अपनी अर्थनीति थी उसको स्पष्ट कर दिया था। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस आपको 4 ऑप्शन में पढ़ना है और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। बाकी इसमें कुछ चेक करने वाला ऐसा होता नहीं है। आगे देखिए, ये भी 3 क्वेश्चन है, यहां पर हमें शुद्ध वर्तनी लिखनी है। क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सी है, सही बताना है कौन सा है। तो देखिए विद्यालय यहां पर लिखे हुए हैं, ये दो तो आपके दिमाग में आएंगे नहीं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये दोनों दिमाग में नहीं आएंगे। इनमें से हमें देखना है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, विद्यालय इस तरीके से होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें शुद्ध वर्तनी छांटना है, इसमें सही बताना है कि सही कौन सही है। आगे देखिए अतिथि, तो पहले तो अतिथि और मेहमान का अंतर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कभी कभी आ जाता है। तो अतिथि का मतलब क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है अतिथि, तो मतलब अतिथि जिसकी कोई तिथि नहीं है, जो आपको बिना बुलाए मेहमान होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम अतिथि, मतलब कि वो बिना बुलाए आ गए। और एक होता है मेहमान, मेहमान का मतलब क्या होता है, जो आपको बता के आते हैं कि तैयारी कर लीजिए हम आ रहे हैं। ठीक है, जैसे रिश्तेदार आते हैं ना, तो वो बता के आते हैं कि हम आ रहे हैं, जब वो घर से चलते हैं या एक दिन पहले ही बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से तैयारी करते हैं, तो उनको बोलते हैं मेहमान, क्योंकि उनके लिए हम तैयार होते हैं, उनके स्वागत के लिए हम तैयार होते हैं, तो उनको मेहमान बोला जाता है। और अतिथि जो किसी भी टाइम टपक पड़े, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अतिथि। अब इनमें देखना है कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बड़ी ती नहीं आएगी, बड़ी ती नहीं आएगी, ठीक है, और इसमें बड़ी थी नहीं आएगी, ये आ जाएगा अतिथि, मतलब ए और ती और थी, छोटी ती की मात्रा छोटी थी की मात्रा होगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए पूर्ति आपको बतानी है, तो पूर्ति तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें देखिए आपको पता है ना, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही चीजें आपकी पूछी जाती हैं। अब देखिए हमने जो क्लास करवाई थी, हमने हिंदी की एक क्लास करवाई है ना, उसी से देखना आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्लास करवाई है ना, उसी से देखना क्या है कि 85 से 87 तक मतलब 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाक्यांश से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्या है कि यहां पर पूछे जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं। पहला देखिए क्या है कि जिसका वर्णन न किया जा सके, मैंने समझाया था कि किया ना जा सके, न के बारे में बात हो तो उसके सामने सिर्फ ए लग जाएगा, तो जिसका वर्णन न किया जा सके वो क्या हो जाएगा, अवर्णीय। क्लास में मैंने समझाया था, जिसने नहीं देखी क्लास देख लेना, और जिसने देखी है बता देना कि हाँ सर ये बात बोली थी आपने। ठीक है, कि वर्णन किया जा सके होता तो वर्णनीय हो जाता, न किया जा सके, न का मतलब होता है अगर न बोल दिया गया तो आपको ए का यूज करना है। ए का मतलब होता है ए जहां पर भी लगेगा ना वो नकारात्मक भाव देगा। ठीक है, एक होता है सहनीय मतलब सहन करना, असहनीय मतलब सहन न करना, तो ए जहां पर लगेगा वो नेगेटिव भाव देगा, यानी नकारात्मक भाव आपको यहां पर दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा, जिसका वर्णन न किया जा सके क्या हो जाएगा, अवर्णनीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णनीय क्या हो जाता, जिसका वर्णन किया जा सके उसको वर्णनीय। दर्शनीय क्या हो जाता, जिसके दर्शन किया जा सके उसको दर्शनीय। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये पूछ जाते हैं, मैंने उस क्लास में भी इसी तरीके से बताया था और अभी आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और जब पेपर होगा ना आपका रियल पेपर, उस समय भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस क्लास में ये आपको बताया था, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं। तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विश्वसनीय। ठीक है, विश्वसनीय मतलब विश्वास किया जा सके। ये बात मैंने आपको बताई थी कौन से में, जो आपका शब्द था कौन सा, कि देश से विश्वासघात करने वाले को क्या बोला जाता है, देशद्रोही। तो उसमें मैंने विश्वासघाती भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति है वो आपसे किसी पर्सनल से विश्वासघात करता है, मतलब विश्वास तोड़ता है, उसको बोलते हैं विश्वासघाती। लेकिन अगर कोई देश से विश्वास तोड़ता है तो उसको बोला जाता है देशद्रोही, और जिसपे विश्वास किया जाए उसको बोला जाए विश्वसनीय। तो क्या हो जाएगा, जिसपे विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं विश्वसनीय। ठीक है, जिसपे विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। ईमानदार कौन होता है, ये तो आप सभी को पता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, यहाँ पर एक फैक्ट बता देता हूं, ईमानदारी से मेहनत करोगे ना तो भगवान भी आपका साथ देगा। ठीक है, रियलिटी है, क्योंकि वो भी देखता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है। मैं अगर आपके लिए 12 से 15 घंटे लगाकर आपके लिए क्लास बना रहा हूं तो वो देखता है कि वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, वो टीचर मेहनत कर रहा है तो वो उसको सपोर्ट करता है। जैसे आप अपनी फैमिली आप देख रहे हो कितनी स्पीड से ग्रो हो रही है, पूरे यूट्यूब पे देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े चैनल है, उनकी भी इतनी स्पीड से ग्रो नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि कौन मेहनत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, मेहनत तो सभी करते हैं, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ता है, लेकिन सही वे में और सही सोच के साथ कौन करता है, ये बात होती है। तो ईमानदारी का मतलब वही होता है कि जो भी काम करो दिल से करो। ठीक है, उसमें आपकी कोई भी वो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, कि कोई भी मतलब जिसको क्या बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहता हूं मैं, बस आप समझ गए ना, वही चीज है। सदाचारी का मतलब होता है जिसका आचार अच्छा हो, अच्छे आचार वाला सदाचारी उसको बोला जाता है, अच्छे आचार वाला, जो अच्छा बिहेव करता है उसको सदाचारी बोला जाता है। आगे देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोला जाता है, तो जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसको बोला जाता है मुमुक्षु। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, रिक्त स्थान हमें भरने हैं यहां पर। तो देखिए क्या है, क्रोध रिक्त स्थान हमें भरना होता है। क्रोध क्या होता है, तो क्रोध होता है आपका अंधा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोध अंधा क्यों होता है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति के अंदर क्रोध आता है, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है ना तो उसको नहीं दिखता वो क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो क्रोध है वो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है मनुष्य का। ठीक है, क्रोध है वो सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। क्रोध और लालच दो ही ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। तो क्रोध क्या होता है, अंधा होता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो क्रोध क्या होता है, क्रोध अंधा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है। ये तो बात तो रियलिटी है, बोला जाता है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं, आप सुनते रहते हो। तो सच्चा सुख होता है ना, वो अंदर से मिलता है, आपके अंदर से आएगा। चाहिए बाहर से आप कुछ किसी भी चीज में ढूंढने की कोशिश करो, अच्छा खाने की, अच्छी जगह पे रहने की, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों में घूमने फिरने की, कपड़े पहनने की, लेकिन उससे सुख नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ मिनट के लिए आपको खुशी मिल जाए, लेकिन जो रियल खुशी होगी ना, वो आपको अंदर से मिलेगी। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया है कि सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता है, अंदर से मिलता है। तो कहां से मिलेगा? अंदर से मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी आंसर जरूर दे रहे होगे और आप अच्छा स्कोर भी कर पा रहे होगे। धीरे धीरे स्कोर बढ़ जाएगा, कम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करते रहना, ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीतता वही है जो मैदान में उतरता है। जो मैदान में नहीं उतरेगा वो जीतेगा कहां से? ठीक है, तो लड़ना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है कि जिसकी तुलना न हो सके उसे क्या बोलते हैं? तो जिसकी तुलना न हो सके उसको क्या बोलते हैं? न हो सके मतलब नकारात्मक, तो ए लग जाएगा बस, अतुलनीय। ये बात समझाई थी ना मैंने। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए मैंने समझाया था, रिक्त स्थान में भी आपके लिए काम आ रहा है। तो हर एक छोटी चीज मैं बताता हूं वो आपको ध्यान से सुनना है, पढ़ा रहा हूं वो भी आपको देखना है, जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं वो भी आपको देखना है, आपके पेपर में जरूर काम आएगी। बेवजह की बातें मैं नहीं करता, आपको पता है। ठीक है, कभी कभी मोटिवेशनल देना होता है, मोटिवेशन देना होता है, उस समय हम कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक ही एम है कि कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें जो आपके पेपर में काम आए। तो यहां पर समझ में आ गया कि जिसकी तुलना न हो सके उसको क्या बोलते हैं? अतुलनीय। आगे देखिए क्या है, जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। तो देखिए क्या है, मैंने पढ़ते समय ही अधिकार क्यों बोल दिया? क्यों? क्योंकि जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा या सम्मान मिलेगा, दो ही चीज हो सकती है, या तो अधिकार या सम्मान। तो यहां पर देखेंगे तो सम्मान तो ऑप्शन में नहीं है, अधिकार ही ऑप्शन में है। तो जो श्रमिक होता है, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, काम करने वाला, ठीक है, तो उनको जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा? उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर आप रियली में देखोगे ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उन श्रमिकों का आपको सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई श्रमिक है तो उसको गलत तरीके से ट्रीट करो, आप अच्छे से ट्रीट करोगे ना तो उसके दो फायदे मिलेंगे। एक तो जब भी वो समाज में जाएगा आपके बारे में अच्छी बातें बताएगा कि उस परिवार का लड़का इस तरीके से, इससे आपकी गरिमा और आपके परिवार की गरिमा बढ़ेगी। दूसरा, अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो वो काम भी अच्छे से करेगा, अपने दिल से काम करेगा। ठीक है, जहां पर सम्मान मिलता है ना, रियलिटी में कोई भी जहां पर सम्मान मिलता है ना वो अच्छे से रहता है। आप भी सोच लीजिए, जहां पर आपको सम्मान मिलता है, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो आप उसके प्रति अच्छे तरीके से काम करते हो। तो जो श्रमिक है ना, उसका सम्मान होना ही चाहिए, उसको अपना अधिकार मिलना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें हमें बताना है कि त्रुटि कौन से में है, मतलब गलती कौन से में है। रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? नहीं, चबाएगा नहीं होता, क्या होता है? उठाएगा। क्या होता है? उठाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दिया हुआ तो सी हो जाएगा। क्या है कि रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया, कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, उसने भीड़ से बोला, प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, लेकिन किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा? चबाएगा नहीं होगा, कौन उठाएगा? ठीक है, तो यहां पर किसमें गलती है? ऑप्शन नंबर सी में गलती है, तो आपका आंसर हो गया। आगे देखिए क्या है, जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम को वह भगवान समझता है। अभी मैंने आपको बताया था ना, तो वही चीज है ईमानदारी से काम करना। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। मैंने आपको समझा दिया है सारी चीज, अभी मैंने मजदूर के बारे में ही आपको बताई थी, श्रमिक के बारे में ही आपको बताई थी। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। गलती जरूर है, लेकिन कौन से पार्ट में गलती है ये आपको कमेंट करके बताना है। और ये भी बता उसको किस में गलती है, तो वो भी कमेंट जरूर करना। आगे देखिए क्या है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, रियलिटी बोला गया है, जो वाक्य है ना वो रियलिटी में है। क्या है कि दया धर्म का मूल है। दया है ना, जो धर्म क्या सिखाता है, मैंने हिंदी की पिछली क्लास में आपको समझाया था कि धर्म क्या हमें सिखाता है? दया करना। ठीक है, इंसानियत सिखाता है। तो क्या है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो पाप क्या होता है? अभिमानी व्यक्ति है ना वो ही करता है पाप। ठीक है, अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। अगर आप दया करोगे ना, तो बोला जाता है ना कि कुछ लोगों के लिए आप भगवान बन गए।
क्यों? क्योंकि आपने दया दिखाई उन पे। अगर कोई भूखा है उसको आपने खाना खिलाया तो उसके लिए आप एक भगवान बन के आए हो। तो दया क्या होती है? भगवान का ही एक रूप होता है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है और गलती होनी भी नहीं चाहिए थी इस वाक्य में, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, मतलब कोई भी गलती नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें हमें बताना है, क्या बताना है? विलोम शब्द बताने हैं हमें। विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? विपरीतार्थक। विपरीत बताना है, उल्टा बताना है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीतार्थक होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है। सार्थक का क्या हो जाएगा? सार्थक क्या हो जाएगा? निरर्थक। तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 5वीं 6ठी क्लास से हम पढ़ रहे हैं सार्थक निरर्थक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। अनुकूल का क्या होता है? प्रतिकूल होता है। ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल, ठीक है। वैसे अनुकूल का मतलब होता है कि आपके हिसाब से काम होना, कि आपके अनुकूल काम हो रहा है, मतलब आपके हिसाब से काम हो रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही काम हो रहा है। तो अनुकूल का मतलब यही होता है। और प्रतिकूल आप समझ गए हो, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, तो होता है प्रतिकूल। आगे देखिए क्या है। मूक। मूक का मतलब होता है चुप। कोई व्यक्ति मूक रहता है ना, बोला जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा मूक रहता है। मूक का मतलब होता है कम बोलने वाला, चुप चुप रहने वाला व्यक्ति, तो उसको बोला जाता है मूक। तो क्या हो जाएगा इसका विपरीत? वाचाल। वाचाल का मतलब होता है बोलने वाला, जो बोलता रहता है। जिस तरीके से मैं क्लास शुरू हुई है तब से बोल रहा हूं ना, तो मैं वाचाल बन रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वाचाल। और आप चुपचाप सुन रहे हो, चुपचाप देख रहे हो, तो आप क्या बने हुए हो? मूक बने हुए हो। ठीक है, क्या बने हो? मूक बने हुए हो। आगे देखिए क्या है। यहां पर हमें बताना है क्या? समानार्थक शब्द या जिसको पर्यायवाची बोला जाता है वो हमें बताना है। देखिए यहां पर विलोम शब्द से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची या जिसको आप बोल सकते हो समानार्थक शब्द, इनसे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। हर पेपर में अलग अलग चलता रहता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3। तो देखिए क्या है। कृषक का क्या हो जाएगा? तो कृषक का क्या होता है? किसान होता है। कृषक का मतलब क्या हो जाएगा? पर्यायवाची मतलब समानार्थक शब्द, समान शब्द हमें बताना है। तो कृषक का मतलब होता है किसान। कृषक का मतलब होता है कृषि करने वाला, और किसान क्या होता है? कृषि करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किसान। जो सबसे ज्यादा जो दयनीय स्थिति होती है ना, वो किसान की होती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैं भी एक किसान का पोता हूं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जब फसल बोते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वो आएगी या नहीं आएगी हमारे पास। ठीक है, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ठीक है, जिस फसल को उगा रहे हैं वो फिर नहीं उग रही, बारिश हो जाती है फिर नहीं उग रही, फिर तो एक किसान के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सरकार भी इसको सपोर्ट नहीं करती, कुछ कानून भी ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो किसान सबसे दुखी व्यक्ति है यहां पर। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है या जो भगवान के पे विश्वास करता है वो होता है किसान, जो एक सच्ची श्रद्धा से काम करता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, इसलिए जो रियलिटी में मोटिवेशन चाहिए ना, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए, आपको किसान से लेना चाहिए। आपके अगर आप मोस्टली तो आपके घर में होंगे किसान, ठीक है, आपके पिताजी होंगे, आपके दादाजी होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो गांव में देखना, किसान हार नहीं मानता। फसल बोता है, फिर अगर बारिश होगी फिर से दोबारा बोता है, फिर होगी फिर से दोबारा बोता है, उसके बाद वो उग जाती है तो उसके ऊपर खाद डालता है, उसकी केयर करता रहता है, और उसको लगभग 6 महीने में जाकर मिलती है, 5-6 महीने के बाद मिलती है। तो मेहनत करता रहता है। ठीक है, रुकता नहीं है कभी भी जब तक उसके पास फसल नहीं आ जाती। तो आपको भी रुकना नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता, आप फौजी नहीं बन जाते। तो किसान की तरह मेहनत करते रहिए। ये मत सोचना कि अगर जो किसान कभी ये नहीं सोचता, ठीक है, किसान कभी नहीं सोचता कि मेरी फसल खराब हो जाएगी, वो ये सोचता है कि होगी, मेरी अच्छी फसल होगी। ठीक है, हमेशा वही सोचता है। हो जाए खराब तो वो बात अलग है, लेकिन सोचता नहीं है। बात समझ रहे हो। तो वही चीज पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। आगे क्या है। चंद्रमा का क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा का हो जाएगा इसमें विदु। कामना का मतलब होता है, बोला जाता है ना कामना करना, तो मतलब इच्छा करना। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूं मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया होगा और आपको याद भी रहेगा। तो आपकी जो क्लासेज आए ना उनको जरूर देख लेना। हर क्लास का अपना एक महत्वपूर्ण योग होने वाला है कि जो आपके पेपर में काम आएगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे बेवजह की कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना, और इंस्टाग्राम पर जीके जीएस करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने डाल दी है, तो वहां से जाके आप उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी को
बेस्ट ऑफ लक।